जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 13 जनवरी के सॉल्यूशन में। आप सभी अपना सेट सामने रख लेंगे और प्रश्न संख्या 37 से देखना शुरू करेंगे। वैसे छात्र जिनके पास सेट नहीं है उनके लिए भी अब मैं प्रश्नों को क्रमवार तरीके से लिखते चल रहा हूं, साथ ही साथ उसे बोलता भी चल रहा हूं। तो जिनके पास सेट है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी, दोनों इस 30 क्वेश्चन का लाभ उठा सकते हैं। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मैं यहां हर एक क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का अप्रोच ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके आने वाले किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए अपने प्रश्न संख्या 37 यानी आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 2x² + 5x - 12 और x² + x - 12 का मान x + 4a है। क्या है? x + a है। तो a का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको मिलता था ना कि प्रश्न की 12 और 15 का मान क्या होगा, उसी तरीके से हमें ये दे दिया है कि 2x² + 5x - 12 और x² + x - 12 का मान दिया है प्रश्न में x + a। तो पूछा है कि a का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मान बनाने का तरीका क्या है, तो मान होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी दो चीज दी हुई है, जैसे मैंने कहा 12 और 15 का मान बताइए, तो 12 और 15 में जो सबसे छोटी कॉमन संख्या है वही इसका मान होता है, ठीक है। जो सबसे छोटी संख्या है इन दोनों में कॉमन, वही इनका मान होता है। इतना बात तो आपको पता होगा, ठीक। अब देखिए, हमने इनमें देखा कि इसमें 12 में भी 3 आता है, 15 में भी 3 आता है। मैंने कहा सर इसका मान तो 3 होगा, ठीक। उसी तरीके से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने दिए हुए इसको और इसको तोड़ना होगा छोटे छोटे फैक्टर में। अब इनको कैसे तोड़ा जाता है, तो हमें नियम पता है कि सर इस किनारे वाले को और इस किनारे वाले को गुणा करने पर जितना आएगा इस बीच वाले में कुछ भी ऐसा कीजिए, इसको प्लस माइनस कुछ भी में तोड़िए कि उसको जोड़ने पर तो -5x आ जाए, लेकिन गुणा करने पर यह भी इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए, हमने वही किया कि 2 और 12 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 माइनस में आएगा। यह भी बात ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो 2 और -12 को गुणा किए आएगा 24 माइनस में, ठीक है। अब देखिए, 8 को 5 को, ये ऊपर जो 5 है उसको ऐसे तोड़ना है कि 24 है, वो भी माइनस में। अब देखिए, हमने इसको लिखा प्लस का 8x माइनस का 3x, इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 8 तिया 24 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और x² यहां भी x² था, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम सही चल रहे हैं। एक बात और भी ध्यान देंगे कि यहां पे ओवरऑल साइन किस चीज का है, प्लस का। तो हम जब 8 और 3 को जोड़ या घटा रहे होंगे तो हमें लास्ट में प्लस ही मिलना चाहिए। अगर माइनस मिल रहा है तो आप गलत जा रहे हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते थे कि 8x - 3x, क्योंकि 8x - 3 सॉरी आप ऐसा नहीं लिख सकते थे -8x + 3x, क्योंकि -5x आ जाता, जबकि हमें यहां पे क्या दिया +5x, ठीक। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, इसलिए मैंने +8x लिया है और -3x लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है हमारी। अब देखिए, यहां से इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, 2x, मैंने 2x यहां कॉमन ले लिया। उसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या है, और ऐसा कॉमन लेंगे, कॉमन ही नहीं सिर्फ ध्यान देंगे, ऐसा कॉमन लेंगे इन दोनों में, यानी -3x और -12 में, कि हमको x + 4 ही आए, ठीक है। तो हमने यहां से कॉमन ले लिया -3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, यानी यहां बचा x, और -12 में से -3 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, प्लस का 4। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, x + 4 और x + 4 ये दोनों कॉमन है, तो हमने यहां इसको लिख दिया, ठीक है। और इसको क्या किया, इसमें से बचा -3 और इसमें से बचा 2x, तो 2x - 3 हमने एज इट इज उसको लिख दिया। आ रही बात समझ में। उसी तरीके से इस वाले को तोड़ लीजिए। इसको जब तोड़िएगा तो ठीक वही नियम अपनाइएगा, x² और किनारे वाले को गुणा कीजिएगा, -12x² आना चाहिए। हमने उसको वैसे ही तोड़ा, किसमें, 4x और -3x में। घटाइएगा अगर इसको तो x आ जाएगा प्लस का, देखिए ऊपर प्लस का x आना चाहिए था, और गुणा कीजिएगा तो -12x² आएगा। क्यों, क्योंकि 4 तिया 12, माइनस में तो माइनस, और x², यानी एकदम सही तोड़े हैं हम लोग, ठीक। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, जैसे पिछले प्रश्न में लिया था, x कॉमन यहां लिया तो x + 4, यहां कॉमन लिया माइनस का 1 तो यहां भी x + 4 ही बचा। अब देखिए, ये आया x - 1 और x + 4। हमने आपको क्या कहा था कि मासा में जो सबसे कॉमन होगा दोनों में, वही हमारा मासा होता है,
ठीक है, क्या होता है, मस होता है। तो इसमें भी x प्लस 4 कॉमन, इसमें भी x प्लस 4 कॉमन, यानी हमारा मस क्या है, x प्लस 4। लेकिन हमें तो प्रश्न दिया था कि मस है x प्लस a, तो ठीक है, x की जगह पे x रह गया और a की जगह पे 4 आ गया, यानी a का वैल्यू कितना है, 4 है। बात समझ में आ रही है। अब एक बात मैं आपको यहीं पे और सिखा देता हूं कि अगर आपसे प्रश्न में पूछ देता था कि इन दोनों का मस क्या है, मस नहीं सॉरी लस क्या है, यानी लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो ध्यान दीजिए ऐसे थोड़े है ना, तो ये सब का सब लस हो जाएगा। यानी आप कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 4 दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार लिखा जाएगा, और फिर x माइनस 1। देखिए समझिए कैसे, जैसे हमने आपसे कहा कि 12 और 15 का लघुत्तम क्या है, तो आप इसको 3 गुणे 4 में तोड़ लेंगे, 3 गुणे 4 में तोड़ लेंगे। और इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, तो इसको तोड़ लेंगे आप 3 गुणे 5 में। तो अब एक बात बताइए आप इसको बनाते समय कैसे लिखते हैं, 3 गुणे 4, फिर 3 है तो थोड़ी ना लिखते हैं आप, फिर 5 को लिख देते हैं, यानी जो कॉमन होता है उसको एक बार सिर्फ लिखते हैं, ठीक। तो यहां से हमारा लघुत्तम आ जाता है 60। तो ये तरीका था जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो लस और मस बनाने का। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 38 की तरफ। प्रश्न संख्या 38 देखिए क्या है, कहा है प्रश्न में 1.26, 1.98, 1.62 का मौसा निकालिए। हमने आपको फ्रैक्शन का मौसा बताया है, जैसे देखिए a बाई बी, सी बाई डी, जी बाई एच, मान लीजिए यही दिया हुआ है, तो इसका मौसा निकाला जाता है। तो हम क्या बताए थे कि ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसका मौसा निकाल दीजिए, नीचे वाला जो है उसका लसा निकाल दीजिए, और जो लास्ट में आएगा ऊपर वाले का मौसा ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाले का लसा नीचे लिख दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक बात मुझे बताइए कि 1.26 को आप लिख सकते हैं 126/100, इसी तरह से 198/100, इसी तरह से 162/100 लिख सकते हैं क्या आप। अब बताइए ऊपर वाले का आपको मौसा निकाल देना, नीचे वाले का लसा निकाल देना। ऊपर वाले का मौसा मान लीजिए कि 5 आ गया, सपोज कर रहा हूं, और नीचे वाले का लसा 100 हो गया, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि प्रश्न संख्या 38 बनाना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे। इतना तो मैं आपसे जरूर उम्मीद करता हूं, ठीक, कि आपसे जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसको जरूर आप बताएं, ठीक है, क्योंकि उससे हमें लगेगा नहीं आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक। आपके व्यूज काफी शानदार जाते हैं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, और मुझे अगर 10 भी लड़के बेनिफिट ले रहे हैं तो मेरे लिए बहुत काफी है, ठीक। बस आपसे एक उम्मीद है कि आप कमेंट उन प्रश्न का जरूर करें जिनको मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। अगले प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि 30%, 25%, 15% का एकल छूट क्या होगा, ठीक है। जैसे समतुल्य बट्टा जो सुनते हैं ना आप, ठीक, तो उसी तरीके का ये भी बात आपसे कहा गया है। अब एकल छूट, तो आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है बचपन से ही, क्या कि जब भी आपसे कोई कहता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी 2 को उठा लीजिए, जब भी 2 से अधिक दे इस तरह का परसेंटेज तो किसी 2 को उठा लीजिए। जैसे मैंने 30 और 25 को उठा लिया, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, छूट कहेगा तो a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ऐसे कर देते हैं आप। अब a की जगह पे 30 रख लिए, b की जगह पे 25 रख लिए, ए बी 30 गुणे 25 बटे 100। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आ जाता है आपके पास कितना, 47.5। अब देखिए, अब इन दोनों के बदले आपको कितना मिल गया, 47.5, एक और ये वाला बच गया। तो अब हम इस दोनों को a मान लिए, यानी 47.5 और प्लस 15। अब हम मान लें कि हमारे पास ये, अब इन दोनों का एकल छूट निकालना है, तो फिर a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो a की जगह पे 47.5 रख दिया मैंने, b की जगह पे 15 रख दिया, माइनस फिर a की जगह पे 47.5 गुणे b की जगह पे 15 और बटे 100। अब इसको जब कैलकुलेट आप कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना, 55.375%, ठीक है। आप चाहें तो इसको 55.377 अगर आया और फिर 5 आ रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर दशमलव के बाद इधर 5 से बड़ी संख्या रिपीट कर रही है तो उसको अगली संख्या में मान लिया जाता है। तो ऑप्शन में आपके 55.38 दिया हुआ होगा, वो भी सही है, ठीक है। अब देखिए ये तो एक तरीका था जो सबको ही बनाता है, ठीक। अगर यहां पे पॉइंट दे दे तो बड़ा दिक्कत होता है हम लोगों को। जैसे ये परसेंट जो दिया हुआ है अगर दे देता 33.33%, 66.66%, यानी इस तरीके का लेंदी कैलकुलेशन दे देता तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत हो जाता। तो इसके लिए देखिए हम एक नया तरीका उपाय में लाते हैं। जैसे हमें पहले में क्या दिया था भाई, तो पहले में दिया था सर कि 30% की छूट होती है, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को 30/100 लिख सकते हैं, यानी कि
अब इसको कटा के क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, यानी 10 रुपए पे 3 रुपए की छूट होती है। तो पहले था 10, छूट हो गई 3 रुपए की, तो बचा 7। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से कहा कि 25% की छूट हो रही है, सॉरी कितना कहा है प्रश्न में, हाँ 25 का है, कितना है 25। तो कह रहा है कि 25% की सर छूट हो रही है, ठीक है। तो 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। 25/100 को जब आप कटाइएगा तो कितना आएगा भाई, 1/4, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए की छूट हो रही है। कितने की, 1 रुपए की, यानी कि 4 रुपए पे जब 1 रुपए की छूट हो रही है तो कितना बच रहा है, 3, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे का है कि 15% की छूट हो रही है, 15 ही का है ना, हाँ 15 का है, तो 15 को आप 15/100 लिख सकते हैं। अब 15/100 को जब कटाइएगा तो आएगा आपका 3/20, ठीक है, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए की छूट हो रही है। तो 20 पे जब 3 रुपए की छूट हो रही है तो कितना बच रहा है भाई, 17 बच रहा है। अब इनको गुणा कर दीजिए, 10 × 4 × 20, 10 × 4 × 20 कीजिएगा तो आएगा 800, ठीक है। उसी तरीके से इनको भी गुणा कर दीजिए, 7 × 3 × 17 को आएगा 357। अर्थात क्या कि हमको 800 रुपए की जगह कितना चुकाना पड़ रहा है, 357, यानी हमें छूट कितने की मिली, कितने की छूट मिल गई। तो आप 800 में से 357 घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 443 रुपए की पूरी छूट मिली हुई है, ठीक है। कितने की, 443, लेकिन हमसे तो परसेंट के टर्म में भैया पूछ दिया है, तो कोई नहीं, कितने पे ये छूट मिल रहा है, 800 रुपए पे। तो 443 कितने पे छूट मिला भाई, 800 पे, तो बटे 800 लिख दिया मैंने, बटे क्या लिख दिया 800। परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, और जबकि फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, बटे 100, ठीक है। तो गुणा 100 कर दिया क्योंकि मुझे परसेंट में बदलना था। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 55.375। और ये तरीका जो मैं आपको सेकंड मेथड अभी बताया हूं, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट कब करता है, जब आपको पॉइंट वाला दिया हो, क्योंकि पॉइंट वाले में इतना ना यहां कैलकुलेशन हो जाता है, बार बार करो। या फिर मान लीजिए 10 गो दे दिया ऐसा, 30%, 25%, 15%, 20%, 7%, 5 दे दिया, तो ऐसा करने में सुबह हो जाएगा। और जो आपका दूसरा मेथड है, अगर आप इसे लगाते हैं तो आप उसके 1/4 समय से भी कम समय में कर लेंगे, ठीक है। और यहां तो कैलकुलेशन भी नहीं है, सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक, कि कैलकुलेशन छोटा है तो जल्दी स्पीड बनेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 40 की तरफ। क्या, प्रश्न संख्या 40 की तरफ। अब देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या है कि एक निवेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पे, 1/4 भाग 10% पे और बाकी 8% पर निवेश करता है, यानी बाकी जो बचा उस पे 8% पर निवेश करता है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपए है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के बाद उसकी आय यानी उसको प्राप्त होता है अगर 2800 रुपए, तो उसने कितनी पूंजी लगाई थी, ये बात हमसे पूछा गया। अब एक बात बताइए कि मैंने मान लिया सर कि टोटल पैसा सर उसके पास x था, यानी उसका निवेश क्या था, x था, क्या था, x था। अब पहली ही बार कह रहा है कि उसके पास जितनी पूंजी है उसका आधा भाग, यानी x/2 भाग को 5% पे लगा दिया, मैंने यहां लिख दिया 5% पे लगा दिया, ठीक है। अब बताइए, अब बचा उसके पास कितना, आधा ही ना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, 50 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 50, यानी अब जो काम करेंगे वो 50 में ही करेंगे। अब देखिए क्या कहा कि उसके पास जो बचा हुआ था उसका उसका क्या किया कि क्या कर दिया उसने, 1/4 भाग, यानी कि जो आपके पास पूंजी थी x, क्या थी, उसके पास जो पूंजी थी x, अब इसका कह रहा है कि अपनी पूंजी का 1/4, अपनी पूंजी का 1/4, तो x का 4 कर दिया मैंने, कितने पे, 10% पे। अब बताइए उसके पास टोटल था x में से x/2 हट चुका है और x/4 हट चुका है, इतना उसने निवेश कर दिया प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अब एक बात बताइए कि उसके पास कितना बचेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, 50 रुपया आपने एक जगह लगा दिया, 25 रुपया एक जगह लगा दिया, तो आपके पास और कितना बचा, 25 रुपया, ठीक। उसी तरीके से x का आधा खर्च कर दिया, x का 1/4 खर्च कर दिया, तो अब उसका क्या बचेगा, इसको घटाइएगा तो आपको बचेगा x/4, कितना, x/4, कितना बचेगा, x/4, ठीक है। अब यहां मैंने वही लिखा कि x/4 का 8%, 8/100 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस पैसे को, ये जो निवेश उसने किया है, इसको कितने के लिए किया, 2 वर्ष, तो गुणा 2 कर दिया मैंने। अब जब गुणा 2 आप कर देंगे तो कह रहा है कि ऐसा करने पे उसको 2800 रुपए प्राप्त हुआ था, कितना, 2800, तो 2 से मैंने यहीं पे सीधा सीधा कटा दिया, 28 को 1400, यानी 1 साल में उसको 1400 प्राप्त हुआ था। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा अंदर वाले को, तो ऊपर इतना आएगा, नीचे इतना आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा ओवरऑल, x बराबर आ जाएगा 20,000, यानी उसने 20,000 रुपए इस तरह से इंटरेस्ट किया था, इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा था कि उसे 2 वर्ष में कितना मिला भाई, 2800 रुपए, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 41 की तरफ, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे आप, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि कल
अपनी प्रश्न संख्या 44, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक। गलती से मैं उस प्रश्न को लिख नहीं पाया था, इसलिए आपको एनालिसिस नहीं दे पाया था, ठीक। उसको इसके लास्ट में मैंने कर रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि लास्ट में जाकर के कल वाले प्रश्न संख्या 44 को भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मैंने अपने तरफ से बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस के साथ बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 41 की तरफ। प्रश्न संख्या 41 है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% की वृद्धि और 10% की कमी की जाती है। आपके प्रश्न में 15 के पहले प्लस लिखा है और 10 के पहले माइनस लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि वो बता रहा है कि माइनस का मतलब कमी होता है और प्लस का मतलब वृद्धि होता है। तो कह रहा है कि इतने का बदलाव किया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने का बदलाव होगा, आयत के क्षेत्रफल में कितने का बदलाव होगा। अब एक बात बताइए, आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले भी कहा है, देखिए कि जब पॉइंट नहीं दिया हुआ हो तो a + b ab/100 पे ही चले जाइए आप। अगर पॉइंट दिया हो तो जो मैंने अभी तरीका बताया उसको ले लीजिए। दोनों देखिए, हर एक क्वेश्चन को आप तब ज्यादा मेरिटोरियस हो जाएंगे जब हर क्वेश्चन को समझेंगे कि किससे कम समय लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से 15% को मैंने 15 लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये वृद्धि वाला है। फिर लिखा 10% को माइनस में लिखा, क्यों? क्योंकि ये कमी वाला है, ठीक। और फिर -15 × 10/100। आपको फॉर्मूला नहीं पता है, a + b ± ab/100। यहां माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, यहां भी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। बस ध्यान हमको एक चीज देना होता है, क्या? कि हमसे कमी कह रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, आपके प्रश्न में कितना आएगा? 3.5% की आपके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 42 की तरफ। कह रहा है कि 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 1.1/2 दिन, 1.1/2 दिन, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 दिन। अब 3/2 दिन हुआ ये, तो एक दिन में कितना भैया घंटा? 24। तो 3/2 दिन में तो गुणा 24, कितना मिनट? तो गुणा 60, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब इतना मिनट हमारे पास हो गया। कह रहा है कि ये कितना % है, किसका? नहीं पता भाई किसका, तो हमने मान लिया x का, तो x/100 कर दिया बराबर 15 मिनट। अब कैलकुलेट जब आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 25/36% आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। और आप भी प्रश्न में जितना ज्यादा कैलकुलेशन कम हो सके उतना ज्यादा कैलकुलेशन कम कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का मतलब आप समझते हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या, कोई भी संख्या बार बार वही रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 आना शुरू हुआ तो 3 3 ही आ रहा है, 5 5 आना शुरू हुआ तो 5 ही 5 आ रहा है, 6 6 आना शुरू हुआ तो 6 ही 6 आ रहा है, ठीक है। यानी दशमलव के बाद मान लीजिए दशमलव के बाद 1 2 3 5, अब इसके बाद 5 5 ही आ रहा है सिर्फ, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा? आवर्ती दशमलव कहलाएगा, ठीक है। अब यही हमसे पूछा कि कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, 24/60, 24/120, 24/90 और 24/30। आप इनको एक ही उपाय है, आप इनको कटाइए। तो 24/60 को जब कटाइएगा तो आप लिख सकते हैं इसको 24/60 को 6 से कटाइएगा, 12 से कटाइएगा तो ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 5 बार में। 2/5 तो दशमलव 4 कीजिएगा तो 5 के बीच से तो कट जाएगा। उसी तरीके से यानी ये दशमलव के एक ही अंक के बाद कट जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा 24/120, तो 24/120 जरा सोचिए ना कि अगर 24 न रख के मैं दशमलव ले लूं और यहाँ एक 0 बिठा दूं तो ये तो कट जाएगा भाई, बहुत आसानी से 240 दुगने में आता है, ठीक। उसी तरीके से एक बात और भी सोचिए कि 24/30 दिया है, अगर दशमलव लेके यहाँ पे एक 0 बिठा दूं तो 240, और 240 तो भाई 3 से कटता है 8 बार में, यानी ये भी कट जाएगा। अब आया 24/90, क्या आया? 24/90। अब 24/90 जैसी है, यहां भी वही काम कीजिए, एक 0 बिठा के और कटाने का प्रयास कीजिए। यहां से ये कटा इससे, और ये हो जाएगा नीचे 3 और ऊपर हो जाएगा 8। अब 8/3 को आप कटा के देख लीजिए बहुत आसानी से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो 2 बार में आएगा 6, 2 बार में आया 6, फिर बच गया 2, तो 2 बच गया और ऊपर से आ जाएगा 0, तो 3 से कटाएगा 6 बार में, फिर बच जाएगा 2, ऊपर से 0, फिर 6 बार में, फिर कटाएगा, आएगा ऊपर से 0। यानी ऐसे 6 6 6 6 देख रहे हैं आप, 2 के बाद 6 6 6 6 रिपीट होने लगा, यानी ये रिपीट ही करता रहेगा। और आवर्ती दशमलव कहते ही उसको है कि दशमलव के बाद एक संख्या कोई भी
ठीक, लगातार रिपीट करने लगे। अब कुछ लोग कहेंगे इस तरह दशमलव के बाद 2 आया उसके बाद 6 6 6 आ रहा है ना, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि दशमलव के बाद मान लीजिए 1 आया पहली बार में, फिर 2 आया, फिर 3 आया और इसके बाद 4 आया और वो 4 रिपीट करने लगे तो भी वो आवर्ती दशमलव कहा जाएगा। ठीक है, दशमलव का मतलब कि एक जगह जाके कट गया तब तो आवर्ती दशमलव नहीं है, लेकिन वो अगर कहीं भी अपने वैल्यू को रिपीट करने लगा तो वो आवर्ती दशमलव कहा जाता है। जैसे आपने रिकरिंग वाला प्रश्न देखा है, आपको देता है 0.579 और 9 पे सिर्फ रिकरिंग लगाता है। इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद 5 7 तक तो ठीक रहा है, लेकिन इसके बाद 9 9 9 9 रिपीट होने लगा है। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 44 है। प्रश्न संख्या 44 क्या है कि यदि बहुलक का मान दिया हुआ है 14 हो, कितना हो 14 हो, ठीक है, और अंक गणितीय माध्य दिया है 5, कितना 5। हमसे पूछा माध्यिका का मान क्या होगा, तो देखिए ये फॉर्मूला है, आप इसे रट जाइएगा। ठीक है, क्या कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब बहुलक की जगह पे 14, माध्यिका की जगह पे 3 गुणे माध्यिका, क्योंकि माध्यिका ही निकालना है, माध्य की जगह पे 2 गुणे माध्य और माध्य हमें कितना दिया भाई 5, तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, माध्यिका आ जाएगा 8 और ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, सही में ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और काफी ट्रेंडिंग वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये आपको नो डाउट कि बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएंगे, इसलिए आपको कुछ प्रश्न इसमें आसान लग सकते हैं। तो आप एग्जाम भी देने जाते हैं तो कुछ प्रश्न आसान रहते हैं और कुछ टफ रहते हैं, सब थोड़ी टफ होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 45 की तरफ। बोला है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 हो जाए। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 हो जाए। एक बात बताइए आप कि 20 रुपए में क्या जोड़ा जाए कि 25 रुपया हो जाए। तो आप क्या करते हैं, 25 से 20 घटा देते हैं, तुरंत पता चल जाएगा सर 5 जोड़ दीजिए। तो उसी तरीके से 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 हो जाए। तो 11/10 में से 10/11 घटा दीजिए ना, तुरंत आ जाएगा आपका आंसर कितना 21/110, यही जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका टनाटन एकदम। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 46 क्या है कि हमें प्रश्न दिया हुआ है ये वाला, यही दिया हुआ है प्रश्न में, कह रहा है इसका मान बताइए आप। अब एक बात बताइए कि आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखा आपको यहां जो 3 दिया हुआ है ये क्यूब रूट है। ठीक है, क्या है क्यूब रूट है, यानी इसके अंदर है, ऐसे वाले में ये है 3। ठीक है, ये 3 बाहर नहीं है, इसका मतलब कि जो अंदर डेटा दिया हुआ है उसका क्यूब रूट निकालना है। और हमारे लिए देखिए भाग्य की बात ये है कि जिसका क्यूब रूट निकालना हुआ है उसके अंदर भी क्यूब है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि अंदर में 81 स्क्वायर गुणे 81 स्क्वायर गुणे 81 स्क्वायर 3 बार लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब होता है कि अंदर अगर कोई चीज लगातार 3 बार लिखा है तो उसको बाहर 1 बार ला सकते हैं। खूब बढ़िया, जब ऐसा हो सकता है तो हम क्या करेंगे, यहां से अब एक बात बताइए, इसके अंदर से 81 स्क्वायर बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचा सिर्फ इतना, और ये जो 8 दिया वो भी इसके अंदर, यानी जैसे क्यूब रूट था वैसा ही ये 8 है, यानी अंदर में कोई संख्या लगातार 8 बार आ जाए तो उसमें 1 बाहर निकलेगा। यहां जो ये दिया हुआ है ना 8 दिख रहा है, यहां मान लीजिए 7 दे दे, तो इसका मतलब कि कोई संख्या अगर अंदर में लगातार 7 बार है तो 1 बार बाहर आएगा सिर्फ। अगर यहां जैसे आप क्या करते हैं 16 लिखते हैं और तुरंत बाहर 4 आ जाता है, इसका मतलब आप कभी समझे कि यहां दिया हुआ है 2, छिपा हुआ है क्या 2। ठीक है, और अंदर 4 गुणे 4 लिखते हैं, 2 बार 4 हो जाता है, इसलिए 1 4 बाहर आ जाता है, और कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यहां पे मैं अभी 2 की जगह पे 4 लिख देता अंदर में, तो अंदर क्या 4 बार हो सकता था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो सिर्फ 2 बाहर आता, क्यों, क्योंकि 2 गुणा 2 4, 4 दूना 8 2, और यहां से 16, 8 दूना 16, यानी 4 बार 2 को कीजिएगा तो 16 आता है। ठीक है, तो यहां इसका मतलब यही होता है, समझ पा रहे हैं आप बात को। ठीक, तो अब बताइए कि अंदर में है हमारे पास 81 स्क्वायर। अब 81 स्क्वायर को कैसे तोड़े, तो हमने लिखा 81 गुणे 81, लेकिन ये तो 2 ही बार हो रहा, हमको 8 बार चाहिए, तो हमने क्या किया कि 81 को 3 के टर्म में तोड़ना शुरू कर दिया। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर 4 बार कीजिएगा तो 81 आता है, और ये 2 बार 81 है, तो हमने 4 4 बार 2 बार कर दिया, तो ये 3 की संख्या गिन के आप देख लीजिए 8 बार है, इसलिए 1 3 बाहर है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोने में 8 दिया हुआ है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का है, और ऐसे प्रश्न आपको पेपर में इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप बना लेंगे, इसलिए दिए जाते हैं कि आप कम समय में कैसे बनाएंगे। तो कम समय में बनाने का एक ही तरीका है भाई, क्या कि आप कैलकुलेशन मुंह से कीजिए, ओरली कीजिए, लिखिए मत सब कुछ, ठीक है। जैसे 4 × 12 2 14/3 ये आपने लिख लिया, ठीक, नहीं लिखते तो भी चलता, भागा ये जैसे देखिए 3 × 3 और 2 5/3 माइनस, ये बात देखिए मैंने यहां किया है वो चीज, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां का ये सारा चीज मैंने डुबा दिया एक ही बार में, ठीक है। कैसे डुबाए भाई, तो आप इसको ध्यान दें, क्या किया हमने यहां पे 1/2, ये हाँ ऐसे ही था, और ये जो मझोला कोष्ठ आप देख रहे हैं इनके बाद सबके बाहर 3 है, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा यार 3 को कहां ले गए सर, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है वहां, सॉरी ये तो 3 ऊपर वाले प्रश्न का है, यहां कुछ है ही नहीं, ठीक। तो अब देखिए इसको मैंने किया क्या, 2 दूना 4 और 1 5/3, 1/3 और 1/6, इसको मैंने एक ही साथ सॉल्व करके लिख दिया, यहां पे कितना 2 आएगा, आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। यहां से 2 से 2 कटा भी देता मेरा चलता, तो मैं ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट 1 लिखता, और यहां से क्या करता 5/3 - 1, यहां से तुरंत 5/3 - 1 को भी कटा देता, ठीक। क्या करता, देखिए यहां मैंने वो काम किया भी है कि डायरेक्ट मैंने, ये दिमाग चलाना पड़ेगा, ये एलसीएम लेंगे 3 होगा 3, अच्छा इधर जाएगा 3 गुना होगा तो ये ऊपर 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 5 से 3 घटेगा 2/3, देखिए डायरेक्ट लिखिए। अब यहां पे कम और भी कर सकते हैं, और छोटा करना है तो देखिए हम लोग तो 18 साल से ऊपर के लड़के हैं ना जी, इतना तो सोच सकते हैं, तो 14/3 का 14/3 लिखा, भागा को हमको पता है कि अगर फ्रैक्शन में हो तो गुणा में होते समय इधर वाला ये जो अंक है ये पलट जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 14/3 गुणे 3/2, यहां से 3 3 सर कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, 7 बार में सर आंसर 7 हो गया, ठीक है। उसी तरह से बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 48 की तरफ। प्रश्न संख्या सॉरी कितना था, हाँ 47, ठीक है 48। प्रश्न संख्या 48 क्या भाई, तो प्रश्न संख्या 48 है 5/1/3 - 4/1/5 बटे 7/1/6 माइनस 4/1/3 प्लस 6/15 बराबर 100, तो x का मान क्या होगा, यानी ओवरऑल कुछ x नहीं है, ठीक। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा यही वो पूछा है, ठीक। अब देखिए क्या है, 5 से 15 16/3 माइनस 21/5 चौका 20 21 हो जाएगा, उसी तरह से 7 × 42 43/6 और 6 ये क्या है नीचे में जरा देख लेंगे, 4 × 12 और 1 13/3, ये मैंने लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप क्या करेंगे, नीचे ये एलसीएम लीजिएगा 15 आ जाएगा, इधर एलसीएम लीजिएगा 18 आ जाएगा, ओवरऑल ऊपर 17 नीचे, ये जो देखिए मैंने कर दिया, ठीक। आप भी कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान चीज है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। दो संख्याओं का योग 150 है, कितना है 150 है। अगर एक का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है, ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, इसमें देखिए क्या कहा कि दो संख्याओं का योग 150 है, मैंने लिख दिया x + y, दो संख्या मान के बराबर 150, कह रहा है कि एक का यानी कि पहले वाले का x का 1/4 तो x/4, कह रहा है कि दूसरे वाले का यानी y का 1/6 लिख दिया, कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो आ रहा है वो 5 आएगा, कितना है 5 आया, ठीक है, कितना है 5 आया, ठीक। और इसमें प्रश्न में कहा भी है कि पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला छोटा है, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया, ठीक। अब एक बात बताइए कि हमारे पास इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया, हमको कहीं से किसी एक को हटाना ही पड़ेगा भाई, या तो x को या फिर y को, तभी तो जाके किसी एक का वैल्यू मिलेगा, तभी तो जाके हम पुट कर पाएंगे, छोटी बड़ी संख्या जान पाएंगे। हमने क्या किया कि यहां देखिए कि अरे यार माइनस प्लस दिया हुआ है, एक काम करते हैं ना y को ही बराबर कर देते हैं, तो यहां नीचे में क्या डिस्टर्ब कर रहा था 6, यानी 1/6, मैंने ऊपर में 1/6 से गुणा कर दिया, और यहां y के बगल में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, इसको यहां पे 1 से गुणा करा दिया, तुरंत जब इधर से गुणा कराए तो ये था 1/6, ये सब में गुणा होगा 1/6, ऐसा नहीं कि सिर्फ y में ही गुणा होगा, भले y के पास से आए तो यहां गुणा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सर बराबर की तरफ हर एक एक्टिविटी दोनों तरफ करना पड़ता है तभी हम सही होंगे। हमने वही काम किया, x/6 गुणा करा x/6, ठीक। अब देखिए ये अगर अगर 1/6 गुणा करेंगे y में तो ये हो जाएगा y/6, और फिर अगर यहां पे गुणा करेंगे 150 में तो 150 में गुणा करेंगे 1/6 का तो 25 हो जाएगा, मैंने वो लिखा नहीं और आपको भी नहीं लिखना है, ठीक है, भले छोटे तौर पे वहीं पे समझने के लिए समझ लेंगे। उसी तरह से नीचे गुणा करें जब आप तो 1 से गुणा कीजिएगा x/4 का x/4 ही रह जाएगा, यहां x/4 हमने लिख दिया। देखिए हम साइन चेंज किए ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमको प्लस माइनस चाहिए था, पहले ही मिल गया, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया। अगर हाँ यहां पर भी प्लस ही रहता
तब सबका साइन चेंज करते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे तो पहले ही से मिला हुआ है, ठीक। और यहां पे क्या किया, 1 से गुणा किया 5 में, तो कोई नहीं, ऊपर वाला 25 आया था और नीचे वाला 5 जोड़ करके वही मैंने यहां पे 30 लिखा है, ठीक है। और यहां देखिए x/6 आए थे, इसको गुणा करने की वजह से x/6, x/4 और y तो कट गया भाई, क्योंकि ऊपर भी y/6 नीचे भी y/6 कैंसिल। अब यहां से x/6 और x/4 को आप ऐड कर लीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 5x और नीचे लघुत्तम 6 और 4 का आता है 12, तो अब 5/12 आता है, लेकिन उतना टाइम किसके पास है, तो हमने क्या किया, नीचे वाला आपको भी पता है बराबर के इधर चला जाता है सर, और वही मैंने यहां से बराबर के इधर लाके 12 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। आपको भी यही तरीका अपनाना है। मैं चाहता तो स्टेप वाइज स्टेप लिख सकता था, ठीक। मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि भले ही मैं बोल के समझा दूं, लेकिन आपको भी यही हैबिट डेवलप करना है। जब आप लिखना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा भाई, ठीक। अब देखिए यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 72 आ गया और y का मान, जब x का मान यहां पुट कीजिएगा 72, ठीक है, 150 में, तो y का मान नहीं आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो अब बताइए 72 छोटा है कि 78, तो 72 छोटा है, तो 72 छोटा है, तो प्रश्न में छोटी ही संख्या तो पूछा है, तो 72 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न संख्या है कि a, b तथा c एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। ये बात सही है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ए और बी 6 घंटे में, बी और सी 7.5 घंटे में। हमने इसका एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालते समय हमने आपको बताया जैसे 6 और 15/2 का एलसीएम कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया, गलती भी मत कीजिएगा। ऊपर वाले का सिर्फ एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम 6 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30। मैंने ये काम तो कर दिया बखूबी। लेकिन एक बात बताइए, यहां से मैंने एक दिन का भी निकाल दिया कि ए और बी एक, चूंकि 6 दिन में 30 करते हैं तो एक दिन में 5, उसी तरीके से बी और सी एक दिन में 4 करते हैं, एक दिन में, यानी टोटल करते हैं 15/2 दिन में, तो 15/2 दिन में ये 30 बढ़ते हैं, तो देख लीजिए 30/15/2 कर लीजिए, ये 2 ऊपर आ जाता है, 30 से कटेगा 60 4 बार, यही 4, यानी एक दिन में 4 करते हैं। इतना तक तो ठीक है। लेकिन अब प्रश्न में पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा, कौन, ए कितना दिन में करेगा। जैसे ही यहां जोड़िएगा तो a + 2b + c, a + 2b + c, इनका मान आ गया एक दिन का 9, 5 4 9। अब एक बात बताइए, यहां हमको हिंट किया ही नहीं प्रश्न ने, कुछ प्रश्न में छूटा हुआ है थोड़ा सा। कुछ लड़के देखिए क्या करेंगे, बता रहा हूं आपको, कि b = 3 मान लेंगे, c = 1 मान लेंगे, b का मान यहां 3 रख देंगे, c का मान 2 रख देंगे, तुरंत कटाएंगे, किसी का आंसर 15 आ जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन में अगर 15 नहीं मिला उनको तो क्या करेंगे, ठीक, कि a का मान लेंगे 3, b का 2 और c का भी 2 मान लेंगे, ठीक। अब यहां से वो सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको इस तरह से नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि ये तरीका नहीं है। मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन मिलाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, और वहां से आप मान लीजिए a = 3 मान लिए, b = 2 मान लिए, तो इन दोनों को मिला के एक दिन का 5 हो गया। उसी तरीके से b यहां 2 माने तो यहां भी 2 मान लिए, तो c का मान भी 2 हो गया, तो 2 2 4, ऐसा आप कर ले रहे हैं। और 3 a का मान निकाल करके 30/3 करके आप आंसर भले 10 ला लीजिएगा, लेकिन वो तरीका नहीं है। क्यों आप a का ही 3 मानेंगे, हो सकता है a एकदम सुस्त हो, ठीक है, ए सुस्त हो और बी बहुत तेज काम करता हो, इसलिए बी का मान ज्यादा हो सकता है। तो ये कोई तरीका नहीं है, ठीक। और ये प्रश्न मेरे नजर में अधूरा है, इसलिए मैंने इसको इतना ही बना छोड़ दिया कि आपको ये बात मैं बता सकूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या है कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। यानी कोई कंटेनर है जो अपने पूरे एरिया का, या उसमें उसका जो पूरा वॉल्यूम है, एरिया नहीं कहेंगे वॉल्यूम कहेंगे, यानी अपने आयतन का 3/5 हिस्सा भरा था। यानी अगर उसमें 50 लीटर पानी अट सकता था तो उसमें 30 लीटर पानी भरा था। 3/5 का मतलब है कि 5 लीटर पानी भर सकता था, तो 3 लीटर भरा हुआ है, बाकी नहीं भरा हुआ है, ठीक। और एक बात आप भी ये चीज सीखिए कि 1/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 10 का 1 भाग ये है, यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसका 1 हिस्सा ये है, ठीक। ये बात आप बिल्कुल याद रखिए और ये बात आपको अब समझ जाना चाहिए इतना टाइम के बाद। तो कहा कि एक कंटेनर है जो अपने हिस्से का 3/5 भरा हुआ है। कह रहा है कि इसमें से अगर 38 लीटर पानी निकाल दिया तो निकाला गया, यानी कम हुआ तो माइनस कर दिया।
कह रहा कि 38 लीटर पानी निकाल देने पे बच जाता है x/8, यानी 1/8, यानी अपने हिस्से का 1/8। हमने x माना था टोटल, इसलिए 3x/5 कर दिया था जब 3/5 भरा हुआ था। 38 लीटर निकाल दिया तो x माना था, उसका 8वां हिस्सा बच जाता है, इसलिए x/8 कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा बाबू तो x को एक तरफ लाइएगा, 38 को एक तरफ, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो 19/40 आ जाएगा आपका, बराबर 38। कैलकुलेट कीजिएगा 19 से 2 बार में 38 कट जाएगा, x बराबर 80 लीटर, यानी 80 लीटर क्षमता थी किसकी, उस कंटेनर की। ठीक है, तो ये बात समझ गए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। प्रश्न संख्या 52 अच्छा प्रश्न है। देखिए आप इसको 2-3 तरीके हैं बनाने के, उनमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बना लीजिए। दिया हुआ कि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 दिया हुआ, तो b अनुपात d का मान बताइए। अब एक बात आप हमें बताइए कि b अनुपात d हमसे पूछ दिया, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी पूछे। अब a तो यहां दिया हुआ है, b यहां ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा a के तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या कि a/b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। 2 ही रह गया, 3 रह गया, बस b को मैंने नीचे उतार दिया। क्यों उतारा है, क्योंकि उसमें मेरा फायदा है, हमको अनुपात पूछ रहा है और हमको अनुपात बताने के लिए तो उतारना ही पड़ेगा। उसी तरह से b बराबर 2c/3, तो b c को नीचे उतार दिया मैं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में होगा, ये बात तो पता है ना, बराबर के इधर उधर वाला। तो b/c बराबर 2/3, c बराबर 2d/3, यानी फिर d को नीचे उतारे तो c/d बराबर 2/3। इतना मैंने कर दिया, लेकिन इतने से तो काम होने वाला नहीं था। ठीक, अब हमने वही किया जो प्रश्न ने कहा। प्रश्न ने क्या कहा भाई, कहा कि आपको b अनुपात d निकालना है। हमने कहा ठीक है, चलो हमने ऐसे लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, a अनुपात b, फिर क्या दिया था b अनुपात c, तो b के नीचे b लिखिए, इधर उधर नहीं लिखना है। ठीक है, b अनुपात c लिख दिया। फिर दिया था c अनुपात d, तो हमने देखिए c के नीचे c लिखा है। इससे फायदा क्या होगा कि हमें जब यहां मिलेगा तो a को बराबर करेंगे a मिल जाएगा, b को बराबर करेंगे b, c को बराबर करेंगे c और d को बराबर करेंगे d। और ये करने में आसानी होगा कब, जब आप बराबर लिखे रहिएगा एक दूसरे के नीचे, टिक टिक, तभी होगा। ठीक, हमने ये काम किया। अब देखिए यहां पे जो मैं ब्लू रंग से लिखा हुआ हूं, ठीक है, वो क्या है, वो ये दिया हुआ डाटा है। जैसे a अनुपात b दिया हुआ था, देखिए यहां पे a अनुपात b, तो a अनुपात b तो 2:3 हमने लिख दिया। फिर क्या दिया था b अनुपात c, तो देखिए यहां b लिखा, b का ये नीचे वाला जिसको अभी मैं डॉट कर रहा हूं, और c लिखा यहां पे c के नीचे वाला लिख दिया। जो ब्लू रंग से अभी क्यों उसकी बात कर रहा हूं। अब इसके बाद दिया था c अनुपात d, तो c के नीचे देखिए यहां पे c 2 अनुपात लिख दिया और d के नीचे d लिख दिया। इतना लिख दिया हमने। अब देखिए क्या करना है, अब इसको बनाना कैसे है। तो ब्लू रंग वाला मेरा दिया हुआ डाटा है। अब देखिए जो ये ब्लू रंग वाला दिया हुआ हमारा डाटा है, उसके लेफ्ट में जगह खाली रहेगा, क्योंकि यहां आप खाली देख रहे हैं, यहां जहां मैं अभी डॉट कर रहा हूं यहां खाली है। तो जो ये इसके बगल में क्या दिया हुआ b, तो यहां हम फिल करते समय हम क्या लिखेंगे, b लिख देंगे। और यही वजह है देखिए कि यहां जो ये जो 2 लिखा हुआ था, यहां पे जो 2 लिखा हुआ था, इसी 2 को मैं यहां लिखा हूं, ऊपर वाला 2 नहीं है। ये बात कभी मत सोचिएगा ऊपर वाला 2 है। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ये जो मैं गोला किया हूं 2 को, वही उसी के बगल में 2 को लिखा हूं। ठीक, उसी तरह से यहां नीचे 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 कहां से है, ये तो लाल रंग का है, तो देख लीजिए यहां भी जिसको गोला कर रहा हूं ब्लू रंग में लिखा हुआ ये 2 है, इसी के बदले ये भी 2 है और इसी के बदले ये भी 2 है। अर्थात यहां जैसे आपको C दिख रहा है, तो यहां भी हम C लिखेंगे और यहां भी C लिखेंगे। अब देखिए, और यहां भी B लिखा था, तो अब देखिए ये वाला लाइन भरा हुआ आपको दिख रहा है, पूरा बिल्कुल दिख रहा होगा। ऐसे ये वाला लाइन भरा हुआ दिख रहा है आपको बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये वाला लाइन भरा हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब बताइए कि B के बगल में क्या भाई, C, ये B है ना जिसको अभी मैं कर रहा हूं, तो B के बगल में क्या है, ऐसे जैसे देखिए इसके बदले में मैं B यहां लिख लिया था, यहां C था इसलिए इसके बदले में C, इसके बदले में C। उसी तरह से यहां ऊपर में क्या B है, तो इसके बदले में B और फिर B। उसी तरीके से यहां C है, तो यहां एक जगह खाली है, मैंने C भर दिया। अब बताइए कि टोटल अनुपात भरे हुए दिख रहे हैं। A के सामने 3 लाइन था, तीनों भरा, B का तीनों लाइन भरा, C का तीनों लाइन भरा और D का तीनों लाइन भरा। और यही काम मैंने देखिए यहां किया, 2:3। इसके बाद C वाला यहां ये लाल रंग में जो लिखा हूं वो खाली था, तो देखिए उसको मैंने ये 3 दिया हुआ था, इसलिए इसी 3 के बदले यहां भी 3 लिखा, यहां भी 3 लिखा। अब ये 2 दिया हुआ था, इसके बदले में यहां जो लाल से लिखा हूं वो खाली था, तो इसको भी 2 से भरा। यानी
ठीक लेफ्ट को राइट वाले से भर देना है, राइट को लेफ्ट वाले से, अप एंड डाउन नहीं जाना है। यहां डेटा सेम कर दिया इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहां देखिए ये ब्लू में लिखा हुआ है 3, यहां खाली था जो रेड में लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैंने इस 3 के बदले इसको लिख दिया। वैसे ही यहां 2 दिया हुआ है, यहां 3 दिया हुआ है, तो ये तो ठीक है, और इस 2 के बदले देखिए यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखा। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे एक कंप्लीट सीरीज सबको दिख रहा होगा, ए के नीचे भी पूरा भरा हुआ, बी का भी, सी का भी, डी का भी। अब आप क्या करें, सीधा गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया ए अनुपात बराबर बी, 3 दूना 6 दूना 12, बी का आपने 12 लिख दिया। वैसे ही सी 3 3 9 दूना 18, 18 लिख दीजिए। उसी तरीके से 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 9 3 27, मैंने 27 लिख दिया, और यही आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्लियर है? तो ये जो आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अब आपका काम हो गया। आपसे क्या पूछा था, बी अनुपात डी, बी कहां है, ये वाला, सी क्या है, ये वाला, डी कौन है, ये, यानी 27 है डी और 12 है बी। 12 रख दिया बी की जगह पे, 27 रख दिया डी की जगह पे। ठीक है, क्या रख दिया, 27 रख दिया डी की जगह पे। अब देखिए 12 अनुपात 27 को अगर आप कटाइएगा तो कट जाएगा 3 से, यह आएगा 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9 इसका आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये था आपके पास, एक मेथड और भी है मेरे पास। क्या, ध्यान दीजिएगा आप कि ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, हमने लिख लिया। क्या दिया था, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 और 2 अनुपात 3 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं 2-3 कलर का प्रयोग किया हूं पेन का। ठीक है, तो आपको भी वही करना है। क्या कि अब देखिए सबको एकदम साइज से लिख दिया आपने। पहला आपको जो अनुपात लिख रहे होंगे ए बराबर, यानी तो आप क्या करेंगे कि सीधे इसको गुणा कर लीजिएगा। जैसा कि यहां देखिए लाल कलम से नीचे एरो आ रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8, यानी ए का अनुपात हो गया 8। अब बी बराबर पूछेगा। ठीक है, तो b बराबर के करते समय क्या कीजिएगा, देखिए मैं यहां पे दूसरा जो लाइन ला रहा हूं ऐसे, देखिए सिर्फ मैं पॉइंट करूंगा, 3 गुणा 2 और इसके बाद क्या किया, गुणा 2, तो 3 दूना 6 दूना 12। देखिए यहां b बराबर 12 आ गया, b बराबर 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा अनुपात मैं लेके चल रहा हूं, तीसरा अनुपात, फिर मैं पॉइंट करूंगा, पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, और रेड कलर से लाइन दिखा है, 3 गुणा 3 गुणा 2, दिख रहा है पॉइंट, तो 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी 3 9 दूना 18। देखिए ये 18 है, यानी सी बराबर 18 आया था आपका, यहां देखिए 18 आ गया। उसी तरीके से चौथा अनुपात लेके चल रहा हूं मैं। ठीक, देखिए ये लाइन सीधे नीचे नीचे आया है ऐसे। ठीक, तो 3 9 27, और देखिए 27 यहां, यानी डी बराबर 27 आ गया। तो ये आपका एक बहुत बेहतर अप्रोच है, इससे आप इतना शॉर्ट बना लिए कि आप खुद देख लीजिए, उतना कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सबका अनुपात आ गया कि नहीं आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। तो ये भी एक बेहतर तरीका है अगर आप सोच डेवलप करते हैं तब के लिए। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे कीजिए। ठीक है, ये जो बताया हुआ मैंने है, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है, कुछ नया नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन कम करने सीख गए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़िए आगे अपने प्रश्न संख्या 53 की तरफ। प्रश्न संख्या 53 क्या है बाबू, तो प्रश्न संख्या 53 है कि एक बैग में 10 रुपए का, 20 रुपए का और 50 रुपए का नोट है, किस अनुपात में, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 5 में। ठीक है, कह रहा है कि यदि बैग में रखी गई कुल राशि कितना है, 1920 रुपए, यानी 1920 रुपए, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। अगर देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं अभी, अगर यहां 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया ना देके 10 रुपया 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा देता तो पहले इसको रुपया में बदलना पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी रुपया में, इसलिए इसके साथ ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं। जो अनुपात दिया हुआ है डायरेक्ट वही कर दीजिए। तो 10 रुपए के नोट का अनुपात है 1, तो 10 गुणे 1, x मान लिया मैं। ठीक, क्यों, क्योंकि अनुपात में दिया हो तो x लगा देते हैं, हमारे लिए सहूलियत रहता है। ठीक, तो ये हुआ 10x। वैसे ही 20 का नोट 3 के अनुपात में है, तो 20 गुणे 3 गुणे x। 50 का नोट 5 के अनुपात में है, इसलिए 50 गुणे 5 गुणे x, यानी ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। क्लियर है आप, ठीक है। तो अब टोटल जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 320x, और ये 320x किसके बराबर है, 1920 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब बता रही है कि पूछ रहा है 20 के नोटों की संख्या, तो कितने के अनुपात में था, 3 के, तो 20 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा 3x। अब 3x हुआ तो x की जगह पे क्या है 6, तो 3 छक्के 18, आपका आंसर 18 हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। कह रहा है कि निश्चित धनराशि 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है।
अब इस प्रश्न को तो पेन छूना ही नहीं चाहिए, गुनाह है अगर पेन छू रहे हैं तो, ठीक है। आंसर डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है भाई कि सर साधारण ब्याज ना हमेशा एक सेम अंतराल पे बराबर बढ़ता है, यानी पहले वर्ष अगर 2 रुपया बढ़ा है तो दूसरे वर्ष भी 2 रुपया बढ़ेगा, तीसरे वर्ष भी 3 रुपया बढ़ेगा, 2 रुपया बढ़ेगा, चौथे वर्ष भी 2 ही रुपया बढ़ेगा सर, यानी हर एक साल पर 2-2 रुपया बढ़ेगा सर, ठीक। कह रहा है कि 6 वर्ष में कितना बढ़ रहा है और 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, उसी का अनुपात बताना है। तो मान लीजिए कि हर वर्ष 1-1 रुपया बढ़ रहा होगा, तो 6 वर्ष में 6 रुपया बढ़ेगा, 12 वर्ष में 1-1 रुपया बढ़ के 12 रुपया हो जाएगा। अनुपात कितना है यार, तो 1:2। आंसर खट से बोलिए, साधारण ब्याज में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, यही मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया। देखिए कैसे, मान लीजिए पी रुपया था, ठीक है, समय 6 वर्ष, 6 आर दर था, आर मैंने मान लिया बटे 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है पी, और दूसरा पी मैंने रुपया मान लिया, वही पैसा 12 वर्ष के लिए वही दर, क्योंकि प्रश्न में कहा है बटे 100, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, देख लीजिए कैंसिल हो जा रहे हैं, बच रहा है 6:12, और 6:12 को आप लिख सकते हैं 1:2, क्योंकि 6 भी तो कटेगा 1:2 में, 6 दूना 12। तो ये था आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ देखिए, जब आप छोटे छोटे प्रश्न से समय बचाएंगे ना, तो बड़े प्रश्न में वो समय झोंक दीजिए और बड़ा प्रश्न भी बन जाएगा, छोटा प्रश्न भी बन जाएगा, ठीक। तो सुपीरियरिटी जो है वो यहीं से आती है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 55। क्या एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज दर पर धनराशि उधार ली और 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो धनराशि क्या थी भाई, ठीक। अब एक बात बताइए, एक आदमी है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, मेरे से साधारण ब्याज पे पैसा लेकर के और किसी और को चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिए, ठीक है। तो मेरे से साधारण ब्याज पे आप कैसे लिए, कहे कि सर 9% के हिसाब से दे दीजिए ना, मैं कहा ले जाइए। आपने अपने दोस्त को कहा कि देखो पैसा तो हम तुमको देंगे लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे, उसने कहा भाई दे जल्दी है, उसको आपने पैसा दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पैसा आपने कितने दिन के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए, तो मेरे सभी लिए थे 3 वर्ष के लिए, ठीक। अब हुआ क्या कि आपने 3 वर्ष बाद जब आपका दोस्त आपको पैसा दिया तो आप मुझे मेरा पैसा लौटा दिए सूद के साथ, फिर भी आपको फायदा हो गया 1952 रुपए का, ठीक। तो पूछ रहा है प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वो पैसा कितना था जो आपने मेरे से लिया था। तो ये मत कर दीजिए सर आप ये बता दीजिए, ऐसा नहीं है, आपको ये बनाना होगा, ठीक। मैंने मान लिया कि वो पैसा पी रुपया था, चक्रवृद्धि ब्याज वाला 3 वर्ष का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, P × 1 + R/100 पावर n जो होता है वर्ष की संख्या माइनस P, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, याद है ना। और साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, वही यहां लिख दिया, दोनों का अंतर कितना 1952 लिख दिया। अब देखिए दर कितना था चक्रवृद्धि ब्याज का था भैया 10%, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10, क्योंकि 10/100 लिखेंगे, 10/100 को कटाएगा तो 1/10 हो जाएगा। यही काम मैंने यहां किया। अब देखिए जब आप 10/100 लिखेंगे और यहां प्लस का 1 है, तो ऐसे जब कीजिएगा कटाइएगा तो 11/10 हो जाएगा, तो वही 11/10। अब पावर 3 बार था इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट 3 बार लिख दिया, 11/10 माइनस पी था, माइनस पी मैंने कर दिया, ठीक। पी इधर है, अब इसको कैलकुलेट कर लिया मैं, तो इसको कैलकुलेट कर लिया तो आया 331 P/1000। ये काम मैं डायरेक्ट लिख सकता था, आप भी लिख सकते हैं। कैसे, आपको देखिए तरीका डेवलप करते हैं। कैसे कि सर 10 रुपए पे 11 रुपए हो रहा है, यहां से देख लीजिए 10 रुपए पे 1 रुपए, यानी टोटल मिश्रधन 11 रुपए, यानी ये मूलधन P रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। यानी अगर मैं आपको 10 रुपया दिया हूं तो 1 साल बाद कितना लौटाएंगे आप 11, यानी कि 10 रुपया मेरा और 1 रुपया ब्याज। उसी तरीके से दूसरे वर्ष भी 10 का 11, तीसरे वर्ष भी 10 का 11, तो 10 × 10 × 100 यानी 1000, और 11 × 11 × 11 करिएगा तो 1331, यानी 1000 रुपए पे आप 1331 लौटाएंगे, यानी कितना लौटाएंगे 331। तो कितने पे 331 लौटा रहे हैं, 1000 रुपए पे। तो देखिए डायरेक्ट लिख दिया कि नहीं मैं, तो ये डायरेक्ट लिखना सीखना होगा आपको। और ये वाला तो एवरग्रीन है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है सर। क्या, तो 1 साल का 9% है तो 3 साल का, अच्छा ठीक है सर 27, तो 27/100 पी मूलधन है इसलिए पी मूलधन। तो आपको ये वाला लाइन तो ऊपर लिखना ही नहीं था, ये जो 2 लाइन मैं लिख रहा हूं ना ये लिखना ही नहीं था, आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखना था, तब जाके आपका समय बचता, ठीक। 331 P/1000 माइनस 27 P/100 बराबर 1952। अब कैलकुलेट कीजिए, P का मान आ जाएगा 32,000 रुपए। आंसर आपका टनाटन आपके पास है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 क्या है, तो प्रश्न संख्या 56 में दिया हुआ है कि n के पास k से p धन अधिक है, n के पास k से p धन अधिक है। अब जैसे एक बात बताइए, आपके पास मेरे से
100 रुपया ज्यादा है, आपके पास मेरे से 100 रुपया ज्यादा है, तो मैं आपके बराबर में कब आऊंगा? मैं आपके बराबर में कब आऊंगा? जब आप अपना 100 रुपया खर्चा कर दीजिए या फिर मुझे कोई और 100 रुपया दे दे। दो तरीके हो सकते हैं। तो मैंने अपना 100 रुपया बढ़ा लिया तो मैं आपके बराबर में आ जाऊंगा। और मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग इस पी को क्या करेंगे ना कि इधर जोड़ देंगे एन की तरफ, गलत हो जाएगा। आप यहां बड़ा छोटा नहीं दिखा रहे हैं, आप बराबर करना चाह रहे हैं। तो बराबर कब होता है? एक तरफ 2 kg रखा हुआ और एक तरफ आधा kg रखा हुआ है, तो इधर 1.5 kg जब जोड़िएगा तब जाके 2 kg बराबर होगा। वही काम हमने यहां पे किया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि n और k दोनों की कुल धनराशि q है। n और k दोनों की कुल धनराशि कितनी है? q है। ठीक है, मैंने यहां देखिए n और k दोनों की कुल धनराशि लिख दी, q है। ठीक है, आगे क्या प्रश्न में कह रहा है कि k के पास कितना धन है? k के पास कितना धन है? k के पास कितना धन है? क्लियर है? k के पास कितना धन है, यही हमको बताना है। तो देखिए ये वाला आप n बराबर k प्लस पी लिखे हैं ना, उसको हम एक बात बताइए कि k को इधर ला सकते हैं, माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस के बराबर p और n प्लस के बराबर q प्रश्न से। ठीक, k कट जाएगा तो बचा 2n बराबर q प्लस p, n बराबर q प्लस p बाई 2। अब n का वैल्यू रख दीजिएगा कहां पे? अपने इक्वेशन में। तो n का वैल्यू मान लीजिए ना यहीं पे रख दीजिए। तो यहां पे जब आप n का वैल्यू रख दीजिएगा, k इधर घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना? k का मान चाहिए था, k का मान करिएगा तो q माइनस p बाई 2 हो जाएगा। आंसर टनाटन आपके पास। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 57 क्या है कि 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? अब एक बात आप यहीं पे समझिएगा कि अगर वो व्यक्ति चक्कर लगा रहा है, तो व्यक्ति जब चक्कर लगा रहा है तो किसी बाउंड्री पे लगा रहा होगा। भले यहां पे आपको क्षेत्रफल दिया है, एक बात पे देखिए ऐसे ऐसे थोड़ी इसमें दौड़ेगा। वो जो चक्कर लगाएगा इस क्षेत्रफल के अंदर नहीं, किनारे 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 लगाएगा। ठीक है, और ये आपसे यही जानना चाहता है। बहुत लोग यही नहीं समझ पाएंगे और गलती कर देंगे। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करना है। अब देखिए हमको पहला काम क्या करना है, पता करना है कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर भाई? तो 1 हेक्टेयर में होता है कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। और इसने कितना चला? 25 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल था उसकी बाउंड्री चली है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना? 25 गुणे 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये तो क्षेत्रफल है, तो हमने इसको मान लिया कि ये ऐसा क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है? ऐसा क्षेत्रफल है। ये टोटल 25 गुणे 10,000 मीटर स्क्वायर ये अंदर वाला क्षेत्रफल है। क्लियर? हमको चाहिए बाउंड्री। तो एक बात बताइए कि अगर ये सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल भाई क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितने के दिया हुआ है? 25 गुणे 10,000 के। ए का मान जब आप निकालिएगा तो ए बराबर 25, ए बराबर जब निकालिएगा तो ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, नहीं रूट चढ़ जाएगा। ये अगर स्क्वायर हटाइएगा तो बिल्कुल चढ़ेगा। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5, तो इसका 5 बाहर आ जाएगा 25 का। और 10,000 में 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकल जाएगा। हमने तो ही बताया कि जब भी रूट चढ़ता है तो 2 अगर कोई चीज हो तो एक उसमें का बाहर आ जाता है। तो वही ये निकाला। तो 5 गुणे 100 की जगह तो रूट के बाहर 500 आएगा। यही बात मैंने डायरेक्ट लिखा है और आप भी लिखिए। ठीक, अब देखिए हमको ए का मान पता चल गया, यानी ये जो फिगर है इसका हमको किनारा पता चल गया, क्योंकि सारे जो साइड की लेंथ है वो बराबर हैं। तो एक 500 है और टोटल 4 है, तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा? 2000 मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि यहां पे किस में निकाले हैं? मीटर में। ठीक है, अब बताइए ये मीटर में और ये दौड़ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसकी स्पीड को हमें पहले मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे सर 2000/10 गुणे 5/18, 18 जाएगा ऊपर में। आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक, 1 0 से 1 0, 5 से ये बटा 40 में। अब इधर से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 720 सेकंड। कितना आएगा? 720 सेकंड। और 720 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा, 0 0 6 से 72, 12 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 मिनट आपको टोटल लग जाएगा उसकी बाउंड्री तय करने में। बात समझ में आई हमारी? अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। तो कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी जिनमें एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर तथा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत, यानी कि
एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, ठीक है। अब इसका एक बात बताइए कि ये दोनों जल्दी पहुंचेंगे नहीं एक दूसरे के पास, जल्दी पहुंचेंगे, यानी इन दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। जबकि यही कहता कि एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर ही जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता, आप अगर ये 50 से चल रहा है और ये चल रहा है 60 से और ये पार करना चाहता है, तो 50 ये भी भागता जाएगा, 60 ये भी, तो 10 ही ना ओरिजिनल भाग रहा है। यही वजह है कि इसमें घटा दिया जाता है जब सेम डायरेक्शन होता है तो, ठीक। अब एक बात आप बताइएगा कि आपका स्पीड हो गया नीचे वाला, ये दूरी हो गया ये, लेकिन दूरी है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बताने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए कि ये 18 गया ऊपर, इधर से कैलकुलेट कीजिएगा आएगा 6.9 सेकंड में आप क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, यानी एक दूसरे को पार कर देंगे। अगला प्रश्न संख्या 59, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 59 क्या है कि साइन डी बराबर दिया हुआ है 3/5, साइन यहां दिया हुआ है साइन डी बराबर 3/5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण सर, तो 3 क्या हो गया लंब, 5 क्या हो गया कर्ण, लंब। अब देखिए डी एंगल अगर मैं ये मान लिया तो सामने वाला लंब, अगर डी एंगल ये मान लेता है तो सामने वाला लंब, लेकिन डी मैंने इसको माना है, डी इसीलिए लिख दिया है, ठीक। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। कैसे, क्योंकि सर हमको पता है कि जो साइन का फॉर्म साइन लगाते हैं हम वो कब लगाते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के। करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब पूछा साइन सी प्लस कॉस डी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो बहुत लोग देखते ही क्या कहेंगे, फॉर्मूला लगाए होंगे साइन सी प्लस डी का। कुछ नहीं करना था ऐसा, आपको क्या करना है, साइन डी तो डी यानी 3/5 आपने रख दिया, प्लस कॉस डी, तो डी कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो गया ये, क्योंकि सामने वाले तो लंब होता है, एंगल के सामने वाला तो लंब होता है। अगर ये एंगल लेता तब सामने वाला लंब होता, लेकिन डी पूछा है तो डी तो इसको ही लेना होगा, ठीक। तो आधार बटे कर्ण यानी 4/5, 4/5 ये टोटल को जोड़ करके उसका होल स्क्वायर आपने कर दिया, और जब होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको आपका आंसर आएगा 7/25 का होल स्क्वायर यानी 49/25, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 60 की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 60 क्या है, प्रश्न संख्या 60 है, सरल कीजिए, यदि 2x² - 2y², और ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है सब जैसा आप देख पा रहे हैं, और फिर बोला -4x का होल स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। तो अब देखिए एक बात ऐसे लिखा हुआ 2x² और एक ऐसे लिखा हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर करना बाकी है और इसका मतलब कि स्क्वायर हो चुका है, ठीक। ऐसे ब्रैकेट में है तो इसको जब तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा 4x², हल्के में मत लीजिएगा इस बात को, ठीक। तो ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको जब तोड़े तो एक इसका आया 4x², इसका आया 4y² और इसका आया 16x²। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा इतना -12x², 4y², आंसर हो जाएगा आपका यही, ठीक है। अगला प्रश्न है कि P अनुपात Q अनुपात R दिया हुआ है इसी अनुपात में 1:3, 2:3 और 1:4 में, ठीक है। तो कह रहा है कि PQR, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे अनुपात दिया हो और कह रहे हैं कि Q बराबर है 56, Q बराबर है 56 के, तो P और R का डिफरेंस यानी P और R के बीच का अंतर का मान बताइए, यही पूछ रहे आपसे। तो अभी मैंने आपको बताया, बहुत बार ये बात बोला है मैंने कि जब भी फ्रैक्शन में अनुपात हो, जैसे 1:2, 2:3, 3:4 कुछ भी ऐसा दिया हो, तो पहले नीचे वाले वैल्यू को बराबर कीजिए, और नीचे वाले वैल्यू को बराबर करने का एकमात्र तरीका क्या है, एलसीएम निकाल देना नीचे वाले का। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, यही 12 हमने यहां लिख दिया। अब देखिए 3 से 12 में भाग मारिएगा कितनी बार में जाएगा 4, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, यही मैंने यहां लिख दिया। फिर 3 से भाग मारिएगा 12 में कितनी बार में जाएगा 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, मैंने यहां लिख दिया। 4 से भाग मारिएगा 12 में कितनी जाएगा 3, और 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। तो P Q और R का अब अनुपात आ गया, नीचे वाले को आप भूल जाते हैं, जब बराबर होता है तो भूल जाते हैं। P का हो गया 4, Q का हो गया 8 और R का हो गया कितना 3। अब देखिए दिया हुआ कि Q बराबर 56 और Q का मान कितना है 8, 8 बराबर है 56 के, तो 1 बराबर हो गया 7 के, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 7 के। अब देखिए मैं कह रहा था ना क्यों x मानते हैं, क्योंकि यहीं पे 1 और 7 में आपको कंफ्यूजन लगा, यार 1 बराबर 7 ऐसा होता है क्या। अगर यहाँ 8x लिखे रहते तो यहाँ x लिखते, x बराबर 7 लिखते तो आपको तनियों सा दिक्कत नहीं होता, ठीक। अब देखिए P - R पूछा है, तो P - R कीजिएगा तो 4 - 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 1, और 1 किसके बराबर 7, यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 62 देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिखा है 1 ऐसे ये डेटा है कंप्लीट, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाले का एलसीएम आप ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम P + 6 हो जाएगा, ऊपर
p प्लस 6 एक बार में कट रहा है तो ऊपर p स्क्वायर, यहाँ 6p। अब यहाँ से जब आप p स्क्वायर प्लस 6p से p कॉमन लीजिएगा तो ऊपर बचेगा p प्लस 6, नीचे p प्लस 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 भागा p, तो 1 भागा p को 1 बाई p लिख सकते हैं, आंसर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 के और 63 की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.70 मीटर है और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.60 मीटर है तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई बताइए। देखिए, सिर्फ इस प्रश्न में आपको डराया गया, माध्य का मतलब औसत ही होता है, माध्य का मतलब औसत ही होता है। जिस तरीके से औसत निकालते हैं क्या, ये टोटल ऊपर जोड़ के और बटे में जितनी बार संख्या उतना नीचे लिख देते हैं, माध्य में भी वही होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 8 महिलाओं का माध्य है 1.6, तो टोटल लंबाई बताइए, तो 8 गुणे 1.6, टोटल लंबाई 12.8, आंसर हो गया आपका। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 64 के तरफ। तो 64 में आपको यही प्रश्न दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इसको गुणा करने पे कितना होगा, तो देखिए इसमें ज्यादा गलती कहां होगा, ये तो सब कोई गुणा कर लेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 81 होगा, गलती कहां होगा पॉइंट रखने में। तो आइए आपको पॉइंट गिनना सिखा देते हैं। यहां दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक रख दिया, 2 अंक, यहां कितना अंक, 2 अंक। ठीक है, तो 2 और 2 जोड़िए तो कितना हो रहा है, 4 अंक। ठीक, इसके बाद यहां कितना अंक, 1 अंक, तो यहां 1 अंक इसको भी जोड़ लीजिए, तो 2 2 4 और 1 5। हमने आपको बताया 3.0 का मतलब कुछ नहीं होता, अगर हाँ यही दे देता 3.04 तब ये 2 अंक माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 दिया हो या कोई भी संख्या दी हो उसके बाद दशमलव और उसके बाद 0 50 बार दे देना तो कोई भी इस 0 का मतलब नहीं होता, ये अंक नहीं होता है ना, इस दशमलव का मतलब होता है, वो भुलवाने के लिए आपको दिया जाता है सिर्फ। ठीक है, तो यहां से 2 अंक, यहां से 2 अंक, यहां से 1 अंक, 1 अंक 2 अंक 2 अंक, यानी 2 2 4 और 1 5। तो अब जो आपको 81 लिखना है वो दशमलव के बाद 5 अंक तक ले जाना है, तो 81 तो आप लिख लिए, लेकिन दशमलव के पहले 5 अंक रहना चाहिए, तो 1 0 यहां बढ़ाइए, 1 0 यहां बढ़ाइए, 1 0 यहां बढ़ाइए, अब हो गया 81, तो यही आपका हो जाएगा आंसर और यही लिखने का ओरिजिनल तरीका है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 65 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 65 देखिए, जो यहां लिखा हुआ हूं मैं, ये प्रश्न था आपका, ये क्या था, ये प्रश्न था, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्रश्न था, ठीक ना, और दिया हुआ था आपके प्रश्न में कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, ये अगर रूट के अंदर ऐसा वैल्यू दिया रहे, ठीक है, और प्लस प्लस बीच में हो तो इसको 2 तरह से तोड़ लीजिए। ठीक, तो 2 को तोड़िएगा तो 1 गुणा 2 2 होता है, तो प्लस प्लस दिया रहे तो बड़ा वाला इसमें जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 अगर ऐसे दिया रहता, माइनस दिया रहता बीच में, तो इन दोनों को तोड़ने के बाद जो छोटा वाला वैल्यू है, तो 2 और 1 में छोटा वाला वैल्यू कौन है, 1, तो क्या हो जाता, 1 आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए रूट 12 प्लस 12 प्लस 12 दिया रहता, 12 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 और 4, अगर प्लस दिया रहता तो 4 आंसर, माइनस दिया रहता तो 3 आंसर। ठीक, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये इनफाइनाइट तक गया तो मैंने मान लिया ये टोटल बराबर है x के, ठीक है। अब एक बात बताइए, इनफाइनाइट तक गया है तो मैं मान ले रहा हूं कि ये वाला एक मैं अगर भूल भी जाऊं, ये वाला मान लीजिए पहला वाला नहीं है, फिर भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब कि उसको गिन ही नहीं सकते, तो ये भी x के बराबर ही होगा। ठीक, तो वही मैंने किया कि इसको मैं मान लिया कि भूल गया, जो अभी लाल कलर से हटा रहा हूं, ठीक, इसको मैं भूल गया तो इतना बराबर x, तो x ये टोटल के बराबर था, x लिख दिया। ये रूट 2 मैंने कहा कि इसको किनारे कर लेते हैं, फिर भी ये वाले जो वैल्यू हैं वो कितने के बराबर हो जाएंगे, x के, तो प्लस 1 लिख दिया। अब दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, 2 प्लस x बचेगा। अब देखिए x स्क्वायर इधर से इधर उठा के लाइए तो माइनस x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 0। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आप तोड़ सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। क्यों, इसको गुणा करने माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है और इसको भी गुणा करने पे माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने घटाने पे माइनस x आ भी जा रहा है। अब कॉमन लिए होंगे आप तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर कॉमन लीजिएगा तो आएगा x, कॉमन लीजिएगा तो आएगा x माइनस 2 और फिर यहां क्या कॉमन लीजिएगा, 1 कॉमन लीजिएगा तो आएगा x माइनस 2। ठीक है, अब यही बात मैंने यहां लिख दिया। ठीक, नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव वाला तो x बराबर 2 आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके ऑप्शन में लेकिन कोई आंसर ही नहीं दिया, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो उसको आप अवॉइड कर लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 68 की तरफ। ठीक, प्रश्न संख्या 68 क्या है कि ये ग्राफ का प्रश्न है, दे रहा है कि 2005 में 325 लोग, 2006 में 438 लोग, 2007 में 429 लोग और 2008 में 258 लोग, 2009 में 495 लोग टोटल हैं। ठीक, ऐसे इनका ग्राफ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 2005 से लेकर 2009 तक
की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना रहा। तो सबको जोड़ दीजिए और कितनी बार वर्ष है, तो 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 379 89, सॉरी नॉट 79। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि 2005 की तुलना में 2009 में कितना वृद्धि हुआ। तो 2005 में कितना है 325, 2009 में कितना है 485, 485 से 325 घटाएगा तो आएगा 170, 170 की वृद्धि किस पे हुई है, तो जो पहले होता है उसी पे वृद्धि होगी। ठीक, तो वृद्धि हुई 325 पे, तो बटा 325 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 45.3%। ठीक, अब आगे दे रहा है अगला प्रश्न कि 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में कितना गिरावट आया। किसकी तुलना में 2007, तो 2007 में कितना दिया 429, बट्टे में हो जाएगा 429। किस से गिरावट हुआ है 8 से, 8 में कितना दिया 258, घटाइएगा अगर 258 429 में तो आएगा 171। मैं हम माइनस इसलिए दिखा दिया आपको कि कमी हो रही है। ठीक, और कुछ उसका वजूद नहीं है। ठीक, तो माइनस सिर्फ इसलिए दिखाया था कि कमी हो रही है, गिरावट हो रहा है, ये आपको पता चल जाए। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 39.86%, यानी लगभग 40%। तो ऑप्शन में अगर 40% भी है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पिछले रोज एक प्रश्न आपको, मैं प्रश्न संख्या 44 पिछले सेट का है। ठीक, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करा इसको, प्रश्न को मैंने उनको बनाकर भी भेजा, तो कहे कि सर ये तरीका नया लग रहा है, आप एक बार समझा दीजिएगा वीडियो बना के। तो वही मैं इसमें आपको जोड़ रहा हूं कि एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष बचता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। क्लियर है, ये बात आपसे पूछ लिया। अब एक काम क्या करिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले ऐसा 2 लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिएगा। क्यों 3 ही ब्रैकेट, क्योंकि ये कितनी बार है 3 बार। ठीक, अब सबसे पहले लिख लीजिएगा 2 को, 2 दिया तो 2 को, फिर 3 दिया 3 को, और फिर 7 दिया 7 को, यानी क्रम से लिखते आइएगा। फिर 2 से करने पर कितना शेष बच रहा है भाई 1, तो 1 लिख लीजिएगा। 3 से करने पर 1, तो 1 लिख लीजिएगा। 7 से करने पर 6, तो 6 लिख लीजिएगा। और यहां पर जो मैं 1 लिखा हूं ये हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे सवाल में कुछ भी दिया हो, सवाल में कुछ भी दिया हो, ये वाला 1 फिक्स है, ये वाला 1 फिक्स है। क्लियर है आप। अब देखिए आपको अपनी संख्या लिखने सीखना है। कैसे, तो आप 1 से 7 से गुणा कीजिए, यानी ये जो यहां नीचे है उससे और 7 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 7, 7 और 6 जोड़िएगा कितना आएगा 13, वही 13 मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है आप। अब जैसे 1 से किए थे वैसे ही अब आप 13 को उठाएंगे, 13 को उठाइएगा और 3 से गुणा कीजिए, 3 से कीजिएगा तो कितना होगा 39, और 39 में ये वाला 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40। अब जो काम 13 के साथ किए थे वही 40 के साथ कीजिए, 40 को ऊपर वाले से गुणा कीजिए, 40 दूना क्या होगा 80, 80 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 81, यहीं पे वो 81 लिख दीजिए। और जो लास्ट में सबसे ऊपर आएगा वही आपकी संख्या होगी, वही क्या होगी संख्या होगी। और उसी संख्या को 81 को यानी कि 42 से अगर आप भाग दे देंगे एक बार में, 42 गया और आंसर आपका कितना आ गया 39, कितना आ गया 39। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि शेष क्या बचेगा 39। और देखिए मैं इस प्रश्न में आपको यहां ग्राफ भी दिखाने का मेरा औचित्य यही था कि आप देख लीजिए इसको कि पहले 1 से 7 में गुणा करेंगे, फिर 6 जोड़ देंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर, ये लिखेंगे 13, फिर 13 को क्या करेंगे वही 3 से गुणा, फिर 1 जोड़ेंगे और फिर आया 40, फिर 40 को 2 से गुणा, 1 जोड़ेंगे 81। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, और जो लास्ट में सबसे ऊपर आएगा वही हमारा संख्या होगा और उसी में जो दिया होगा उससे भाग देना होगा। तो ये तरीका था आपको समझाने का। ठीक है, और प्रश्न को इसको अगर बेसिक से लेके जाएगा ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि बेसिक तो आता होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों को, आप इसको एक छोटे तरीके से समझें। और ऐसा प्रश्न जब भी है तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग ज्यादा टाइम लेंगे, आप शॉर्ट में निकल लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन के साथ एक बेहतर प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।